अमेरिका की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करिए भाई, वो सबसे बड़ा मॉडल है ना आर्थिक संपन्नता का। तो वहां भी 85 चीजें सरकार की जिम्मेदारी है जनता के लिए। वहां भी खेती के लिए तमाम तरीके के इंसेंटिव सरकार देती है। और भारत तो दरिद्र देश है, यहां ये जिसको हम रेबड़ी कह रहे, गजक कह रहे, मुरमुरा कह रहे, जो भी कह रहे, ये हटा ले सब, मान लीजिए आज तो 100 करोड़ आबादी के सामने तो अगले दिन जीवन धारण करने का संकट खड़ा हो जाएगा। अमिताभ तिवारी, 100 करोड़ आदमी जिएगा कैसे अगले दिन, यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा। सियासत छोड़ो तिवारी जी। जी, कोविड के बाद ही सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटने का क्लेम कर रही है और बंट भी रहे हैं। तो आप जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर सरकार इन लोगों को राशन फ्री का प्रोवाइड नहीं कराती तो भारत जैसे, आज भी भारत गरीब है, क्योंकि आज भी 1,50,000 भी हमारी पर व्यक्ति आय नहीं है पर एक साल में, यानी 10-12 हजार रुपए पर मंथ भी आय नहीं है लोगों की ऑन एन एवरेज बेसिस। ठीक है, तो इन लोगों को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? यूरोप हो, अमेरिका हो, यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में भी सारे देशों में अमूमन फ्री एजुकेशन मिलता है। वहाँ जो लोग हैं वो सरकारी स्कूलों में ही ज्यादा पढ़ते हैं और पसंद करते हैं। जी हाँ। तो हम जो भी टैक्स देते हैं, किस चीज के लिए टैक्स देते हैं? हम जो भी टैक्स दे रहे हैं वो सिर्फ अधोसंरचना के निर्माण के लिए नहीं दे रहे। हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। यहाँ पर जो अमीर हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं उनसे टैक्स ले करके गरीब लोगों को उनके लिए जनहितकारी योजनाएं बनानी पड़ती हैं। हर एक सरकार को बनानी पड़ती है और एक सरकार का धर्म भी है जी। फंडामेंटल राइट है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इज आल्सो फंडामेंटल राइट। तो फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री राशन, जो निचले वर्ग का, बॉटम ऑफ द पिरामिड जो हमारी आबादी है, उसको ऊपर उठाने के लिए ये जनहितकारी कल्याणकारी योजनाएं बहुत जरूरी हैं। और जैसा आपने कहा, ये पॉलिटिक्स में उलझ गया है मामला, सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिक्स में उलझ गया है। फ्री भी है क्या? जी, आएंगे अमिताभ जी, दोबारा आएंगे आपके पास। एक बार सबको बहस में ले आए। मैं कुंडी खटखटाने आया हूं। कोरोना काल में अमेरिका जैसे देश ने, जहां लोगों के पास सस्टेन करने की पावर ज्यादा है भारत की तुलना में, भारत की 98% आबादी के पास सस्टेन करने की कोई शक्ति ही नहीं। आज कमाएंगे तो आज रोटी खाएंगे, वो स्थिति। लेकिन अमेरिका तब भी धनी देश है, लेकिन उसने भी कैश ट्रांसफर सिस्टम अडॉप्ट किया ड्यूरिंग कोरोना कि नगद पैसा डालो सबके खाते में। अब वहां उन लोगों ने इसको रेवड़ी और गजक नहीं बताया, उन्होंने कहा वक्त की जरूरत है। मैं एक सवाल लेके अब राजनीतिक मित्रों के पास चलता हूं। कौशल कांत जी, एक आंकड़ा लोकसभा में आया कुछ समय पहले, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। करीब 30% की आबादी लगभग ऐसी है देश में आज जब हम आप चर्चा कर रहे हैं, जिसमें गांव में 26 रुपया प्रतिदिन और शहर में 32 रुपया प्रतिदिन की स्थिति नहीं है उस आबादी की। ठीक, उसको सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, राज्य की, केंद्र की, कहीं की, तो वो आबादी तो हरिबोल हो जाएगी, राम नाम हो जाएगी। 26 रुपया में सब जीवन जीना है और शहर में 32 रुपया में जीवन जीना है, कैसे जी लेंगे? सपोर्ट नहीं कोई होगा, रेवड़ी नहीं बटेंगी, मुरमुरा नहीं बटेगा, गजक नहीं बांटोगे, जो नाम दे लो, आप लोग भी महान हो। तो मुझे वो मंत्र बताइए कि आप कौन सा तारक मंत्र इन सबके कान में फूंक देंगे कि जाओ बेटा दीक्षा दे दिए, मौज लो, अब पैसे की जरूरत नहीं। कौशल कांत जी। अमिताभ जी, सारा मामला शुरू हुआ है फ्रीबीज को लेकर। जी हाँ। और जो आपने
संसद के पटल पे रखे गए वक्तव्य की बात की है, वो एक तरह से कहें एक गरीबी रेखा के नीचे के कुछ लोग हैं। कुछ नहीं भैया, 30% आबादी का रेशियो देख लो मालिक, कुछ कैसे कह दोगे? 150 करोड़ में 30% जोड़ो, 45 करोड़ आदमी है मालिक। अमिताभ जी, मैं समझ रहा हूँ, और मुझे इस बात का अफसोस है कि आज हम 75वीं सालगिरह आजादी की मनाने जा रहे हैं, और हम आज भी इतने लोगों को 1/3 लोग हमारे गरीबी रेखा के नीचे हैं। और फ्रीबीज कभी भी गरीबी रेखा के लोगों के लिए नहीं कही गई है। जब से देश बना है तब से लेके आज तक आप देखिए, बीपीएल के लिए प्रोग्राम बनते आए हैं, उनको बेनिफिट्स दिए जाते रहे हैं, लेकिन अफसोस ये रहा कि उसी संसद के पटल पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसा रास्ते की तेल मालिश में खत्म हो जाता है, 15 पैसा गरीब की झोली में पहुंचता है। तो आज कम से कम मोदी सरकार में यह है कि 1 रुपया चलता है, 1 रुपया पहुंचता है, ये एक अच्छी बात है। और बीपीएल को दी गई किसी भी तरह की सेवा और सुविधाओं को फ्रीबी में कभी भी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी, योगी जी ने कैटेगराइज नहीं किया है। फ्रीबीज की बात तब आती है, फ्रीबीज की शुरुआत अगर आप देखें 1990 में जयललिता जी थी तमिलनाडु में, उन्होंने प्रेशर कुकर, टेलीविजन सेट, वॉशिंग मशीन सारी ये जब बांटना शुरू किया, इसको ट्रूली स्पीकिंग फ्रीबी कहा जाता है। और जो हमारी एक मतलब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता नहीं आई हैं, लेकिन जो आ गई अभिनंदिता माथुर आ गई हैं, उनका स्वागत है जी। स्वागत है हमारी तरफ से भी। प्रधानमंत्री जी ने फ्रीबीज के लिए बात की थी, और अगर आप देखें उनका रिबिटल में जो अरविंद जी ने रिप्लाई दिया, उसमें केवल शिक्षा को लेकर के वो सामने आए। ठीक है। और एक आखिरी कमेंट अमिताभ जी, शिक्षा, आप ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा राइट है, आर्टिकल 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि सभी बच्चों को जो 15 साल तक के हैं, 6 साल से 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। और शिक्षा के लिए फ्रीबीज की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन अरविंद जी ने सारा रिबटल। अरे भाई, हम तो अरविंद केजरीवाल और भाजपा दोनों से सवाल पूछने आए हैं, नहीं, हमें थोड़ी चुनाव लड़ना है, इसलिए दोनों को खड़ा करेंगे सामने। एक दो बात कह के फिर अभिनंदिता जवाब लूंगा, चूंकि इनकी पार्टी अभी मैदान में है, आमने सामने भाजपा और आम आदमी पार्टी। धुएं से गरीब परिवार की महिला के फेफड़े बच सके, इसलिए इस देश ने, मैं हम शब्द का प्रयोग करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टियां अपने अपना क्रेडिट लें, लेकिन मैं किसी पार्टी को क्रेडिट नहीं देना चाहता। ये भारत के टैक्स का पैसा है, भारत के लोगों का पैसा है, भारत की संसद ने निर्णय किया, एक निर्णय किया कि भाई हम उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में कनेक्शन देंगे, सिलेंडर देंगे। ठीक, कल को कोई विद्वान खड़ा होकर उसको फ्रीबीज बोल सकता है, कहेगा भाई साहब क्या था, लकड़ी से तो हो ही रहा, तो गोबर के कंडे थे ही नहीं। ये कहीं कहा गया कि जी ये मैं समझ नहीं पा रहा, बोले गैस का चूल्हा बांटना ठीक है, गरीब के बच्चे के हाथ में लैपटॉप देना ये रेवड़ी है। भाई साहब ऐसा तो नहीं चलेगा, लैपटॉप से भी उसके जीवन का एक विस्तार होता है, कुकर से भी लाभ होता है। जिस बटोई में 3 घंटे में दाल बनती थी, आधा सिलेंडर खा जाएगी, वो 5 मिनट में बन जाएगी तब। और जो लोग ये कहते हैं कि फ्रीबीज का मामला वो है, तो मैं उनसे कहूंगा देश को पहले उतना संपन्न बना लीजिए कि फ्रीबीज का दायरा बहुत छोटा हो जाए। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग भोजन के लिए सरकार पर आश्रित हो मित्र, वहां ये बहस करना अच्छी बात नहीं। खैर, अभिनंदिता माथुर, आपकी पार्टी ने सोचा कि भाई ये मौका अच्छा है और एक ऐसा सेंस प्रिवेल करा दो देश में कि गरीबों की सारी सुविधाएं भाजपा बंद कर देना चाहती है। ठीक, ये इसका पॉलिटिकल मैसेज तो बड़ा जाता है। गरीब तो, जो भी गरीब होता है स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक तौर पर वो बहुत ज्यादा आशंकित रहता है, तो उसका नतीजा ये हुआ कल वित्त मंत्री को उतरना पड़ा, 2 केंद्रीय मंत्रियों को उतरना पड़ा।
लग ऐसा रहा है कि गरीब की चिंता कम, पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है। अभिनंदिता। नमस्कार जी। देखिए, एक बात जो है वो सबके सामने है कि ये जो बीजेपी की बौखलाहट है, जो पिछले 3-4 दिन जब से अरविंद केजरीवाल जी ने ये पीसीस करके जनता के सामने ये सवाल कुछ उठाए हैं, तो वो बढ़ती जा रही है। और जैसे आपने कहा कि इनके फिर बड़े बड़े दिग्गजों को अब अलग अलग बाहर आके कुछ ना कुछ बयानबाजी करनी पड़ रही है। इन्हें विरोध क्या है, किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो समझना। इन्हें विरोध करना था पहले अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का। वो करते करते ये एक्चुअली अब जो बीजेपी आज कर रही है वो विरोध जनता का ही कर रही है। देखिए, एक बात स्पष्ट है ये, और मैं आपकी बात अभी सुन रही थी, बिल्कुल टैक्स का पैसा जनता का पैसा है। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो यही है कि वो पैसा जो है वो वापस जनता के पास, जनता के लिए लगाया जाए। अब वो किन चीजों पे लगाना चाहिए, कुछ चीजें बुनियादी होती हैं और कुछ चीजें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेजर्स के हिसाब से, जिस तरह से जो एक कह सकते हैं कि जो 75 साल में कुछ चीजें नहीं हुई उनकी भरपाई करनी पड़ेगी, जिससे कि लोग जो हैं वो कहने से आत्मनिर्भर नहीं होंगे। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सरकार का कर्तव्य है पहले सरकार वो पूरा करे। तो ये फ्रीबीज का जो लफ्ज है, पहली बात तो ये लफ्ज पे ही हम ऑब्जेक्शन करते हैं, क्योंकि फ्रीबी ये नहीं है जो लोगों को मिल रहा है, और लोगों की चीजें जो लोगों को मिल रही है ये धर्म का काम है। अगर हम मिडिल क्लास हैं और हमारे साथ कोई गरीब है और हमें उनको पानी, खाना ये सब देना पड़ता है तो वो धर्म का काम है, वो कोई फ्रीबी का काम नहीं है, सरकार का काम है ये। हर इंसान टैक्स देता है, आप चिप्स खरीदने जा रहे हैं तो भी टैक्स लग रहा है। तो ये जनता का पैसा जनता के पास वापस जाना। दूसरा, जो ये एक माहौल ऐसा क्रिएट कर रहे हैं या एक नैरेटिव ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि भाई देखिए कि ये जो सरकारें हैं वो इतने बड़े लॉसेस में आ रही हैं और इतने करोड़ों का नुकसान सरकार को हुआ है और वगैरह। आप एक बात ये देखिए कि हिंदुस्तान की सारी सरकारें इस टाइम लोन कर्ज में डूबी हुई हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डूबी हुई है। कोई और तो फ्रीबी वाले चक्कर में नहीं है। अगर ये कह भी देते हैं फ्रीबी है, तो फिर ये अभी तक जो सरकारों का नुकसान हुआ है, जो जनता का नुकसान हुआ है, जो एक्सचेकर का नुकसान हुआ है, उसके लिए ये आज जनता के फ्रीबीज को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि उसका रीजन है कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करना या करप्शन। या रुकना होगा, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, फिर आऊंगा दोबारा मैं पास। मैं एक बात कहूंगा भैया कौशलकांत जी, मैंने अभी 10-5 दिन पहले भी कहा था, आपसे आपकी ही शैली में एक ही पार्टी दो हाथ कर रही है, वो है ये अरविंद केजरीवाल की। ये जान लो, मैं तो इशारा करके छोड़ जाऊंगा, बाद में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी तो हमको मत याद करना कि भैया बताए नहीं थे। वो क्या कह रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल का विरोध करते करते गरीब का विरोध करने लगे। ये भाषा कहां से आई थी? आप ही लाए। झेलो, आपने इनके घर पूरी भेजी, इनने पूरी के ऊपर गुना और गुना के ऊपर बूरा रख के भेज दिया। झेलो। अब आप ठीक है, अब ठीक, शेर को सवा शेर मिला, जूझो। सुधा जी, मैं इस बात से बड़ा परेशान, ये रोग सब सरकारों में रहा। मैं ये स्पष्ट कर दूं ताकि आपको उत्तर देने में थोड़ा सा लाइन लेंथ समझ में आया अच्छे से। मनमोहन सिंह की सरकार में जब जिस कारण से वो वापस आई सरकार कर्जा माफी से, तो 70,000 72,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ। देश के स्तर पर कोई रकम बहुत ज्यादा नहीं होती, ठीक, सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है उसमें बहुत बड़ा रकम नहीं। उसका ढिंढोरा इतना पीटा जाता है, और जब कारपोरेट का, उद्योग जगत के लोगों का 5 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ दाएं बाएं कर दिया जाता है, तो उसकी खबर भी नहीं लगती किसी को। और फिर बताते हो कि जी देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। सुधा मिश्रा जी, ये अंतर क्यों है? वहां विज्ञापन छपाओगे कि कांग्रेस का हाथ किसान के साथ, ठीक, और यहां जब आप करोगे, कोई राज्य सरकार, चाहे गहलोत की हो चाहे योगी जी की हो, मैं तो उसमें फर्क नहीं करता, आप किसान को कुछ भी दोगे, एक कप चाय की व्यवस्था भी किसान के लिए करोगे, तो जितने की चाय कुल खर्चा होगा उससे ज्यादा विज्ञापन झोंक दोगे क्या?
और बड़े वालों को जब कुछ देते हो तो अंदर अंदर कर लेते हो, बगल वाले कमरे में बैठे आदमी को भी नहीं पता लगता कि किसको क्या मिल गया। सुधा जी। जी अमिताभ जी, आपका जो ये प्रश्न है उस पे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई कौशल कांत जी बहुत हंस रहे हैं। एक्चुअली होता है ना कि जब कहीं और पे निशाना लग रहा हो और व्यक्ति अपने पे ले ले तो समझ में आता है। और दूसरी बात, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने काले सूट में बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कहीं आपका काला जादू किसी और पे न चल रहा हो, तो आप अच्छे बहुत लग रहे हैं। काला रंग विरोध का हो सकता है, काला रंग अच्छे लगने का हो सकता है, तो आप अच्छे लग रहे हैं। और कौशल कांत भाई पे कहीं काला जादू न हो जाए और बेचारे जो बोलना है बोलना भूल जाए। हमारे बड़े सुधा जी, हमारे बड़े बूढ़े तो सिर्फ ये कहते थे कि भाई काले से जब बच्चा होता है तो माँ ढिटौना लगा देती है काला, यहाँ नजर ना लगे, बस उतने के लिए है काला, बाकी कुछ नहीं। जी जी बिल्कुल, मैंने तभी कहा ना कि आपको नजर न लगे आज, और आपका काला जादू, तुमको लगता है कि कुछ लोग काला जादू करते हैं, तुमको काला जादू ना हो जाए, बस इसलिए मैंने कहा। दूसरी बात जो आपने बात कही उस पर मैं आती हूँ। आपने जब किसानों के कर्ज माफी की बात की, उस पर विज्ञापनों की बात की, बिल्कुल कुछ सूचनाओं को देने के लिए विज्ञापन अगर सरकारी किए जाते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब 5 किलो अनाज पे झोले पे प्रधानमंत्री की फोटो बट रही हो उसको विज्ञापनबाजी कहते हैं। और उसके बाद जब देश से राइटअप दिया जाता है, जो उद्योगपतियों को 5 गुना दे दिया जाता है, उसके बाद उनके जो लोन 5 लाख करोड़ माफ कर दिए जाते हैं और किसी को खबर नहीं लगती है, उसे हम कह सकते हैं कि जनता के साथ धोखा। और नेताओं को मुफ्त मलाई मिलती जा रही है, वो चक्र आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब जनता की बात आती है, नेताओं को मुफ्त मलाई मैं इसलिए कह रही हूँ कि तब किसी के मुंह में दही जम जाता है, कोई उसके विरोध में खड़ा नहीं होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हैं। लेकिन जब जनता की बात आ रही है तो हमें शर्म आनी चाहिए। हमें का मतलब जितने भी लोग किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कि जनता के नाम पे जिसके 80 करोड़ की संख्या कह के आप वाहवाही लूट रहे हो कि इतनी जनता गरीब है, हम खाना दे रहे हैं, वो हमारे सहारे हैं, उसके बाद आप मंच पे खड़े होके रेवड़ी बांटी जा रही है। रेवड़ी बांटना उसे कहते हैं कि रेवड़ी आपको पता है लखनऊ की सबसे खास मिठाई है जो हर तबका खा लेता है। और रक्षाबंधन में कुछ परिवार मिठाई नहीं खरीद पा रहे होंगे, काजू कतली सब नहीं खरीद पा रहे होंगे, लेकिन रेवड़ी सब खरीद सकते हैं, कम से कम मुंह मीठा खा लेते हैं। सोचिए जनता के जो निम्न अर्थ जगत में के लोग हैं, जो नहीं वहां तक पहुंच जाते हैं, आप उनके शब्दों का इस तरह हास्यास्पद रूप से प्रयोग कर रहे हो, मजाक बना रहे हो। जन कल्याणकारी योजनाएं उनको ऊपर करने के लिए होती है, आप योजना को चुनाव जीतने के लिए लाते हो, तुरंत आप कहते हो घर में टीवी है, बाइक है, वो गरीब नहीं है, आप उसके राशन कार्ड को वापस कर लेते हो। तो मैं उस सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप क्यों उस जनता के विरोध में खड़े हो जिस जनता ने आपको आज पहुंचाया जहां तक है। जी ठीक बात। रोहित अग्रवाल, मैं इस बात के बहुत आज खिलाफ में नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमेशा इसी पर बोलता हूं कि विधायक जी, सांसद सबको कार के लिए लोन बिल्कुल मुफ्त जैसा, फलानी चीज के लिए, मतलब उनका सब जीवन मुफ्त समझ लो क्या, क्योंकि वो एहसान कर रहे हैं, देश को दिशा दिखा रहे हैं क्या। हालांकि देश कह रहा है कि आप हटो हम खुद ही दिशा देख लेंगे, लेकिन नेता कह रहे हैं हम बीच में रहेंगे क्या, मलाई हम खाएंगे। हम कह रहे हैं दाओ दादा अपने घर जाओ हम देख लेंगे, बोले ना हम दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे क्या। वो विषय अलग आज है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे जैसा कम समझदार आदमी ये मानता है कि ये रेवड़ी वो है, अगर कोई आके ये खड़ा कह दे कि भाई हिंदुस्तान भर में जितने लोग हैं उन सबको आधा आधा किलो सोन पापड़ी रोज सुबह सरकार देगी, तो मैं कहूँगा ये मूर्खता है, ये बंद करिए। कोई ये कह दे कि भाई काजू 250-250 ग्राम मिलेंगे, या कोई और चतुर हो वो का ये शाम की दवाई सबको मिलेगी, ये मामला ठीक नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, पुष्टाहार के लिए जिस देश को कार्यक्रम चलाना पड़ता हो, नहीं तो मां मर जाए गर्भावस्था में, उसके पास पोषण का खाने लायक पैसा नहीं, पोषण वाला खाना खाने लायक, इसलिए हमने पुष्टाहार का कार्यक्रम चलाया हर देश, हर राज्य ने। क्या वो फीवीज है? तमाशा करते हो? गरीब बच्ची मां भी नहीं बन सकती ना, क्योंकि अब आपको वो फीवीज लगने लगेगा थोड़े दिनों बाद। मिड डे मील ये फीवीज है, ये फीवीज है। मिड डे मील हमने शुरू किया भारत ने, तो बच्चे स्कूल में आना शुरू हुए, उससे पहले स्कूल खाली पड़े रहते थे। फीवीज है। 80 करोड़ लोगों को अन्न, फीवीज है। क्या कर रहे हो भाई आप लोग, क्या बोल रहे हो? भूखा आदमी जब ये सुनेगा तो क्या सोचेगा आप लोगों के बारे में, नेताओं के बारे में, रोहित अग्रवाल जी? नहीं,
अमिताभ जी, अमिताभ जी देखिए, गरीब का मजाक उड़ाना और गरीब की इज्जत लूटना सबसे आसान होता है। आज शायद वही भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। देखिए, एक गरीब को आप 5 किलो चावल देके और 5 किलो गेहूं देके आप उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अरे कल सुबह आके कह देना अपने मित्रों से, जो आपके 2 मित्र हैं ना, कि जितना बैंक का लोन ले रखा है वो जमा कर देना शाम तक। जो फ्रीबीज वाली लाइन में दिख रहे हैं ना, ये सबसे पहले वही दिखेंगे। खाने तक को रोटी नहीं होगी, पूरा बैंक का लोन नहीं जमा कर पाएंगे। करोड़ों अरबों रुपए का बैंक का लोन लेके अपने आप को मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से चलने वाले गरीबों को उनके मसीहा बता रहे हैं कि फ्रीबीज बट रही है। गरीब का मजाक उड़ाने के लिए आप सबसे पहले चले आते हो। अरे आप बताइए अमिताभ जी, जो आप रेवड़ी की बात कर रहे हो, इस 80 करोड़ में से 40 करोड़ लोगों ने तो रेवड़ी का स्वाद नहीं चखा होगा कि रेवड़ी होती कैसे है। वो गरीब अपने पेट भर ले ना, वही बहुत बड़ी बात है। जब उसको गेहूं और चावल मिलता है तो चावल में नमक कहां से डलेगा, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ी थी सरकार को कि 1 किलो नमक का पैकेट साथ में देंगे, क्योंकि वो चावल में नमक नहीं डाल पा रहा था। और आप फ्रीबीज की बात कर रहे हो। अरे ये हमारे देश की, ये हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, कम से कम वो भूखा ना सोए, कम से कम उसको साफ पानी की व्यवस्था मिल सके, कम से कम उसके सर के ऊपर छत हो। पर आप क्या कर रहे हो? आप गरीबों का मजाक बनाने का काम कर रहे हो। आपकी जिम्मेदारी है कि आपका देश का हर व्यक्ति आर्थिक रूप से निर्भर बने। उसके लिए आप रोजगार तो दे नहीं पाते हो। जब आप चुनाव में जाते हो तब आप कहते हो हम किसानों की बिजली माफ कर देंगे और हम जो बिजली का बिल है वो हाफ कर देंगे, और चुनाव के बाद आप कहते हो ये फ्रीबीज है। अरे फ्रीबीज वो है जो अग्निपथ योजना लेके आए हो आप, वो है फ्रीबीज, वो रेवड़ी है जो अग्निपथ योजना लेके आए हो, जो गरीबों का हक मारने का काम कर रहे हो, युवाओं का हक मारने का काम कर रहे हो, वो है फ्रीबी। आपने तो जो गरीब जो युवाओं का हक था कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, सेना में भर्ती मिलेगी, उनके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा था, उसको मारने का आपने काम किया है। आप रेवड़ियों की बात करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। एक बार जरा अपने मित्रों से कह देना कि कल सुबह जो 2.5 लाख करोड़ रुपए ले रखा है ना, वो जमा कर दें। अगर आधा भी वापस करने की हैसियत रखते हो, आधा भी वापस करने की हैसियत रखते हो, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है रोहित बाबू। अमिताभ तिवारी, जरा ये बताइए, ये जो कभी मेरे ख्याल से अभी पिछले 5-7 साल के भीतर मुझे बताया गया सुबह कि 10 लाख करोड़ रुपया जो है वो बैंकों ने बट्टे खाते में डाला, सरकारी बैंकों ने। ठीक, इसको गजक के खाते में रखूं, रेवड़ी के खाते में रखूं, या अर्थशास्त्र के खाते में रखूं? अगर ननकू बैल लेने के लिए, गाय लेने के लिए, भैंस लेने के लिए, मुर्गी खरीदने के लिए, बकरी खरीदने के लिए, बकरी पालन के लिए बकरी खरीदने के लिए 10,000 रुपया बैंक से ले तो हलक में हाथ डाल दे बैंक, तब उसको तिंदवारी में बबूल के पेड़ पर फांसी लगा के मरना पड़ेगा बांदा में। और ये जो एनपीए है, इसको किस खाते में रखें? विद्वान लोग तो समझ जाएंगे, मुझे विद्वता वाला उत्तर नहीं चाहिए, मुझे व्यवहारिक उत्तर चाहिए जो ननकू समझ जाए। मैं तो सब समझता हूं कि जेटली जी ने क्या कहा, चिदम्बरम जी ने क्या कहा, निर्मला जी ने क्या कहा, ये लोग अंग्रेजी के जानकार बड़े विद्वान लोग हैं। मैं समझना चाह रहा हूं उसको क्या बताऊं ननकू को। जी, एक तरह से जो पढ़े लिखे सरकारी बैंकरों ने जो कहीं ना कहीं अपने मित्रों को लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है, या गलत बिजनेस फैसले लिए हैं जिनकी वजह से लोन जो हैं वो बड़े बड़े कॉरपोरेट चुका नहीं पाए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह का गिफ्ट है उन कॉरपोरेट्स को, क्योंकि उन कॉरपोरेट्स के खिलाफ तो कोई एक्शन तो सरकार ले नहीं पाई आज तक। हमने तो कभी नहीं सुना, या बहुत रेयर ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर लोन चुकता ना करने की वजह से, डिफॉल्ट होने की वजह से आप जेल में हो। ऐसे हैं 4-5 उदाहरण, लेकिन बहुत सारे लोग तो देश छोड़ के बाहर निकल गए, भाग जाते हैं। तो होता क्या है अमिताभ जी कि क्योंकि अमीर आदमी ही बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो पॉलिसी जो है वो अपने हिसाब से, अपने फेवर के हिसाब से बनाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका की हम बात कर रहे थे जी, वॉरेन बुफे, फेसबुक के फाउंडर, अमेजॉन के सीईओ, ये लोग कई सालों तक 1 रुपया टैक्स नहीं जमा करते थे, क्योंकि पॉलिसीज ऐसी हैं
जो रिच और पावरफुल को फेवर करती हैं। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये अन्य जगह भी है। तो यहाँ पे क्योंकि भारत की आबादी से की लगभग 30-35% बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इसको फ्रीबी, एक्चुअली फ्रीबी बोल के फंस गई है मुझे लग रहा है भाजपा कहीं ना कहीं। और क्योंकि फ्रीबी का डेफिनेशन क्लियर नहीं किया गया है, आप जैसा कह रहे थे या शायद आपकी प्रवक्ता कह रही थी कि फ्री टीवी बांटना, फ्री काजू बांटना, फ्री वॉशिंग मशीन बांटना, जो तमिलनाडु में हर बार हमें चुनावों में देखने को मिलता है मैनिफेस्टो में, वो रेवड़ी है। लेकिन फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, किसान निधि, उज्ज्वला योजना, डीबीटी ट्रांसफर्स, प्रसूति योजना, ये फ्री भी थोड़ी है। और ये बोल के तो गरीब का अपमान हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसको लिंक किया जा रहा है इलेक्टोरल रिजल्ट के साथ। जो जिन भाई साहब ने ये पीआईएल लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, पहले तो वो बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। दूसरी बात कि वो कह रहे हैं कि इन फ्रीबीज की वजह से वोटर जो है वो लुभावने में, वो इस लुभावन में आ जाता है और पार्टी को वोट दे रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारा जो वोटर है, आज हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं, 75 साल हमारे होने वाले हैं, उसके विवेक पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैं इसी बात को लेकर फिर अभिनंदिता के पास जाऊंगा, उससे पहले एक बात कहूंगा। हमने मालूम है कि ये वयस्क मताधिकार क्यों चुना जवाहरलाल जी के समय देश ने, कि आदमी की बुद्धि विवेक उतना स्थिर हो जाएगा, अपना भला बुरा कुछ तो देगा लेगा। ये तो वोट देने वाले और वोट मांगने वाले के बीच का कार्य व्यवहार है। इसमें अदालत फैसला करने लगेगी तो फिर एक नए किस्म की क्राइसिस में भारत खड़ा हो जाएगा जाके। नहीं, अगर कोई ये भी कहता है, मान लीजिए कि हमको एमएलए बना दो, हम चंद्रमा पे प्लाट देंगे, तो उसको घेर के मारो ना, हराओ। ये बुद्धि विवेक तो देश को जागृत करना होगा। अभिनंदिता, मुझे लग रहा है अभी भारत में हम लोग इस वक्त जो पॉलिटिकल क्लाउड है जिसमें आप सब पार्टियां हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि जीवन रक्षक व्यवस्थाएं और उपाय अलग चीज है। और चूंकि हम गरीब देश हैं, बेरोजगारी बहुत है, इसलिए हमारे यहां जीवन रक्षक व्यवस्थाएं और उपाय बड़ी आबादी के लिए करने पड़ते हैं, इसलिए उसमें बजट बहुत लगता है। लेकिन उनको आप फ्रीबीज, रेवड़ी, गजक, मुरमुरा, गट्टा ये नहीं कह सकते, नहीं तो इतनी बड़ी आबादी मर जाएगी। फजील अहमद साहब, ये महाराष्ट्र का जवाब है बिहार में जो हुआ, या बिहार में महाराष्ट्र न दोहरा दिया जाए, कोई एकनाथ शिंदे यहां भी प्रकट हो जाए। आरसीपी सिंह का प्रकरण चल ही रहा था, क्या मानना ज्यादा ठीक होगा आपकी दृष्टि से, कि दूसरा एकनाथ शिंदे ना आ जाए, या महाराष्ट्र का जवाब देना था इसलिए ऐसा कर दिया? नहीं अमिताभ जी, जी, ये एकनाथ शिंदे बिहार में ना हो जाए, ये आपका कहना सही है जी। मैं इससे आपसे सहमत हूं, क्योंकि आरसीपी सिंह के बहाने महाराष्ट्र की घटना को बिहार में दोहराया जा रहा था। क्योंकि 45 सीट थी जेडीयू के पास, तो कभी भी एक बड़ा दल उनके साथ हो सकता था, इस बात की आशंका थी। और ये आपका सोचना बिल्कुल सही है कि एकनाथ शिंदे बिहार में खोजा जा रहा था, तो एकनाथ शिंदे ना हो इसलिए पहले ही उसको चेत गए और महाराष्ट्र जैसी स्थिति को बनने से रोक लिया। ये सही है आपका जी। वैसे भी आरसीपी सिंह अभी 3 दिन पहले कह रहे थे कि ई जन्म तो छोड़ो, 7 जन्म नीतीश प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। देखिए तो नहीं, सुनिए, ललन सिंह उस पर कह रहे थे कि कौन है आरसीपी। 98 में नीतीश बाबू के पास इस जैसे 14 अधिकारी थे, काम करते थे जिनके अंडर में, तो लड़ाई इस लेवल पर आ गई थी, इसलिए वो मतलब जवाबी कीर्तन हो रहा था दोनों तरफ से, तो तय था कि होना है। ए.के. मिश्रा जी, बाकी सब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन 24 के चुनाव तक अगर ये नया कॉम्बिनेशन बना रहा जो बनने जा रहा है, तो स्थिति होगी बीजेपी वर्सेस
जेडीयू आरजेडी, लालू नीतीश, ठीक। बिहार को जो लोग जरा भी समझते हैं राजनीतिक तौर पर, वो इस बात से सहमत होंगे कि लालू और नीतीश के एक साथ खड़े होने के बाद अभी 10 साल बाद क्या होगा ईश्वर जाने, अभी बिहार में किसी के लिए बड़ी राजनीतिक जगह चुनाव में नहीं बचती, और ऐसा दिख भी चुका है, प्रमाण भी है। तो क्या 24 में इस प्रयोग का नुकसान होगा? मैं 25 तक जा ही नहीं रहा, अभी मैं लोकसभा चुनाव तक जा रहा हूं। बिहार बड़ा सूबा है जी। अमिताभ जी देखिए, बात केवल लोकसभा या विधानसभा चुनाव की नहीं है, यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि बिहार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वहां पे आरजेडी और उनके जो अभी एलायंस है, अगर उनका समीकरण आ जाए तो बीजेपी के लिए अभी भी वहां पे जमीन तलाशना बहुत मुश्किल है, या उतना परफॉर्म करना अभी मुश्किल है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनको मुख्यमंत्री रहना है, तो मुख्यमंत्री तो वो रहते 2024 तक या अगले चुनाव तक भी वो रहते मुख्यमंत्री, तो उन्होंने ऐसा किया क्यों? उसके पीछे उनका व्यक्तिगत प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है, क्योंकि बीजेपी के साथ टाई अप होने के बाद उनकी स्थिति कुछ ऐसे ही थी जैसे जीभ, मतलब 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। बीजेपी में एक से एक कद्दावर नेता है, वहां पे उनको अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, अपनी पहचान बना लेना और स्वच्छंद होके सत्ता के सुख को या सत्ता के पावर को महसूस करना, मुझे लगता है थोड़ा सा वो उनको कठिन हो रहा था। तो उन्होंने अपने से नीचे के जो लोग हैं, देखिए अब यहाँ पे जो टीम बनी है उसमें तो सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे कद्दावर उम्र के हिसाब से, हर हिसाब से वही रहेंगे, उनके ऊपर कोई उतना उंगली उठाने वाला नहीं रहेगा। नहीं मिश्रा जी, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट। बिहार में नीतीश के कद से बड़ा भाजपा में कौन था? नहीं भाजपा कोई नहीं था, मैं तो वही बोल रहा ना, भाजपा में भी नहीं था कोई। मतलब नहीं, बीजेपी बिहार की बात मत करिए। जब उन्होंने बीजेपी से टाई अप किया तो सेंट्रल में इतने कद्दावर नेता हैं कि जैसे सूर्य के सामने फिर उनकी स्थिति दीपक की हो गई है। भाई बीजेपी बिहार का, अभी देखिए बात चली है, बात अब अमित शाह जी कर रहे हैं, वहां पे अमित शाह जी जो है बात कर रहे हैं, सारे केंद्रीय मंत्री जितने कद्दावर नेता हैं वो बिहार पहुंच रहे हैं। तो ये परिस्थिति उनके लिए मुझे लगता है कहीं वो घुट घुट करके जी रहे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन लोगों के साथ नीतीश बाबू ने अभी टाई अप किया है ना, वो भी उनके परम मित्र या परमानेंट मित्र नहीं है तो इंटरनल कंपटीशन उनसे भी होगा ना। अगले चुनाव में या 2024 के चुनाव में आरजेडी नहीं चाहेगी क्या कि हम अपने दम पे सरकार बनाएं? तो ये एक चुनौती भी है। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत मुश्किलें नीतीश बाबू की ज्यादा है, जिसका उन्होंने एक ये सलूशन निकाला। और महाराष्ट्र पार्ट 2, महाअघाड़ी पार्ट 2 अब होना बाकी है। 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, 3 पार्टियों का इन्होंने लिया है, आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, इसमें 3 से ज्यादा पार्टियां हैं। खैर, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। जनता दल के एक नेता मुझसे कह रहे थे कि अभी बीजेपी ने वहां 15-20 दिन पहले अपने 6 मोर्चों का एक कॉन्क्लेव रखा था, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल। उसमें जगत प्रकाश नड्डा भी गए थे और अमित शाह जी भी गए थे। तो जगत प्रकाश नड्डा ने उसमें कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में कोई रीजनल पार्टी बचेगी नहीं भारत में, सिर्फ भाजपा होगी। यह बयान एक अणे मार्ग में भी सुना गया, मुख्यमंत्री के यहां भी। उसके दूसरे दिन समापन भाषण उद्बोधन था अमित शाह जी का। उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि आप 24 पे फोकस करो, 25 में क्या होगा हम तब बताएंगे। यह बयान भी एक अणे मार्ग में सुना गया। तो इसके बाद जो भी लोग राजनीति का ABCD जानते हैं, वो जानते हैं कि ये इस अलार्म बेल बज गई, इसके बाद भी आप बैठे रहेंगे तो सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी, महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर विधायक गुवाहाटी मिलेंगे। AK मिश्रा जी, ये भी तो मसला है ना। बिल्कुल भाई, जब इतनी बात हो गई कि हमारे हम वरना कोई सहयोगी साझीदार ऐसा बोलता है क्या कि हमारे सामने फिर कोई टिके करे, सब खत्म हो जाएंगे? एको अहम द्वितीयो नास्ति। भाई ऐसा सुन के तो फिर समझदार आदमी तो भागेगा, बाद में गली बंद मिले अलग बात है, लेकिन पहले तो भागेगा। खैर, मशकूर अहमद उस्मानी साहब, आपकी पार्टी को तो चलो कुछ रिलेवेंस वहां प्रासंगिकता आ जाएगी,
गठबंधन में, क्यों महाराष्ट्र से जो स्थिति बनी तो बिहार में उससे थोड़ी आपकी पार्टी को भी मुझे लगता है कि प्राणवायु मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल, अभी चूंकि जेडीयू के प्रतिनिधि अभी नहीं जुड़े, लेकिन इसमें समझना चाह रहा हूं, पिछली बार जब तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों नीतीश की सरकार में थे, तब वो लोग लालू जी के लड़के के नाते थे। मशकूर भाई मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक? इस बार तेजस्वी बिहार के सबसे बड़े नेता के तौर पर हैं। तेजस्वी से बड़ा नेता तो कोई नहीं चुनाव के हिसाब से, ना भाजपा में, ना कांग्रेस में, ना जेडीयू में। तेजस्वी अकेले हैं जो ये कह सकते हैं कि 79 सीट्स जिता के लाया मैं। तो अब वो होगा मंत्रिमंडल में, निभने पर थोड़ी सी शंका है, कैसे निभेगी? मशकूर अहमद उस्मानी, चाचा और भतीजे में निभेगी कैसे? अमिताभ जी बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए। मैं अभी चर्चा सुन रहा था मिश्रा जी की और फजील जी की। देखिए, सबसे अहम बात जो समझने की है कि निभेगी कैसे। देखिए, ये अब तक जेडीयू और बीजेपी में जो निभ रही थी, वो आज क्यों गठबंधन टूट गया, क्यों नहीं निभी, इसके पीछे क्या कारण है, उस कारण का आपने भी कुछ चर्चा किया। एक अहम बात जो अभी नहीं आ पा रही है, उसको मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाह रहा हूं। जो सबसे बड़ी वजह है कि किस तरह से आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया, और खड़ा करने के साथ साथ 6-6 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया गया। 6 करोड़ का प्रलोभन दिया गया और 6 लोगों को दिया गया। जेडीयू के 6 विधायक को 6-6 करोड़ का प्रलोभन दिया गया, और भाजपा की जब सरकार बन जाती कैसे भी जोड़ तोड़ करके, तो उसमें उनको मंत्री पद दिया जाता। ये वो तो फोन टेप कर ही लिए थे, वो फोन तो टेप कर लिए थे जेडीयू के लोगों ने। हाँ जी, फोन टेप का मामला। हाँ। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला, जो कई हफ्तों से, आप कह सकते हैं महीनों से फंसा हुआ है, बार बार जनता दल यूनाइटेड और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी से और बीजेपी के आला कमान से कह रहे थे कि स्पीकर का रवैया ठीक नहीं है, विधानसभा के अंदर स्पीकर का रवैया ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए स्पीकर को बदला जाना चाहिए। और इस बात, ये सार्वजनिक तौर पर ये बात बिहार की राजनीति में चर्चा में है। हम लोग चूंकि यहाँ पर 24 घंटे बिहार की राजनीति में रहती है, तो ये बात आम चर्चा में है। और इस पर बीजेपी आला कमान की कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब आते हैं बिहार, तो ये कहते हैं कि रीजनल पार्टी का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, रीजनल पार्टी अब नहीं बचेगी, उसको खत्म हो जाना चाहिए। और इस तरह की बात गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इससे पहले कुछ मौकों पर इन्होंने इशारतन इस बात को किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी रीजनल पार्टी में ये बेचैनी होगी। आज हम कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, अगर हम इस तरह की बात करने लगेंगे तो बेचैनी होगी, और होनी भी चाहिए रीजनल पार्टी को बेचैनी। ये तमाम चीजें, और एक और अहम चीज जो अभी तक खुल के नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप पर, चूंकि आपको मैं बहुत पुराने समय से जान रहा हूं अमिताभ जी, आप तो पड़ताल करके सब कुछ निकाल लेते हैं। पड़ताल करके निकालिएगा कि बिहार के अंदर जो शराबबंदी के बाद जो शराब तस्करी का गोरख धंधा चल रहा था, उसमें भाजपा के कितने मंत्री इन्वॉल्व थे और भाजपा के कितने लोग इन्वॉल्व थे। मैं आपको बता रहा हूं, दरभंगा जिला से जो मंत्री थे, ठीक है, उनके लोग ओपनली और बीजेपी के कार्यकर्ता दरभंगा और मधुबनी जिला के अंदर ओपनली जो है वो शराब की तस्करी कर रहे थे, करोड़ों रुपए कमा रहे थे। जब इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई, हम लोगों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बुलाकर समझाया कि इस तरह से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और बीजेपी आला कमान से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसे मंत्रियों को बदला जाए और मंत्रिमंडल में फिर से बदलाव किए जाए। लेकिन बीजेपी आला कमान इस बात को कहीं से नहीं सुनी। और मुझे लगता है कि नीतीश जी करप्शन के मामले में वो कभी भी किसी तरह की चीजों को टॉलरेट नहीं करते, उनका एक इतिहास रहा है। और पिछले बार भी आपने इस बात को देखा। और जिस तरह से देश भर में बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। मशकूर भाई, ये बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भैया एक मिनट बाबू, रुक जा। भाजपा कहे, कांग्रेस कहे, लालू की पार्टी कहे, नीतीश की पार्टी कहे, बेरोजगारी फलाना टिकाना, इन सब से न सरकार बनती है, ना इनसे छोड़ी जाती, ना इनके गठबंधन जिस मीटिंग में तय होता उसमें इनकी इस मुद्दे का नाम तक नहीं आता यार। देखो है ना विमल सिंह जी, गंभीर सवाल तो बाद में होगा, पहले एक सवाल मेरे दिमाग में आया है। आप
आपकी तरफ से या आपके लोगों ने, जिन्होंने भी जनता दल यूनाइटेड के एमएलए को फोन किया और उनसे कहा कि चलो भाई गुवाहाटी घुमा के लाए हैं, तो ऐसी बातें कम से कम ये तो देख लेते कि टेप टाप ना हो जाए कहीं। नहीं, जो बात मशकूर अहमद कह रहे हैं वो मेरे पास भी आई है बात कि 4-5 विधायकों के साथ जो बातचीत हुई है, जिसमें सारा विवरण है कि कितनी मिठाई जाएगी, कहां से आएगी, कैसे होगा और क्या उसके बदले में मिलेगा, क्या परिस्थिति बनेगी, वो सब ये लोग टेप कर लिए हैं। विमल जी देखिए, कहावत है अमिताभ जी, घर का बेदी जो है लंका ढाता है। मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जो है जी का नाम जो आज पलटू राम, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा, और ये पलटू राम भारतीय जनता पार्टी, मेरा आवाज इको हो रहा है अमिताभ जी, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ जी। अरे आवाज बढ़िया आ रही, बोलो भैया। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पलटू राम का जो नाम जो है, पलटू राम नाम रखने वाले थे तेजस्वी यादव। जब इन्होंने राजद का साथ छोड़ा था, उस समय जो है लालू यादव जी ने इन्हें सांप का केचुल कहा था, और हमारी तरफ सांप का केचुल कहते हैं उसको अमिताभ जी, जब सांप अपना जो है कपड़ा उतारता है तो उसको केचुल कहते हैं। जी हाँ। 2020 का चुनाव आपको याद होगा अमिताभ जी, 2020 के चुनाव से पहले अमित शाह जी जो है वैशाली गए थे। वैशाली में उन्होंने जो है जनता को संबोधन करते करते उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री का जो हमारा एनडीए का जो चेहरा होगा वो नीतीश कुमार जी होंगे। उसके बाद जो है आपने देखा कि जब 74 और 43 का जब आंकड़ा आया, तब हमने जो है नीतीश कुमार जी को अपना मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन नीतीश कुमार जी तो वही नीतीश कुमार जी हैं, जब उनको समय मिलता है तब वो डस लेते हैं। अब आपने देखा किस तरीके से उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, जो हमारी जो बिहार की ईश्वर की जो जनता है उनके साथ उन्होंने छलावा किया है। अगर मैं मैंडेट की बात करता हूं तो बिहार की जो ईश्वर की जनता है उन्होंने मैंडेट बीजेपी के साथ साथ जेडीयू को भी दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस जनता को विकास की अघाड़ी को छोड़कर उन्होंने कैसे जो है पार्टी के साथ विमल भाई एक मिनट विमल सिंह एक मिनट बाबू एक मिनट। बिहार की पूरी आज की राजनीति में नीतीश कुमार अकेले ऐसे राजनेता हैं जिनके लिए दोनों घटक दल, लालू जी की पार्टी और भाजपा, दोनों इस बात के लिए अभी तक बाध्य रहे हैं कि नीतीश आपको पसंद हो या ना हो, बारात चढ़ाने की इच्छा करोगे तो दूल्हा नीतीश ही बनेंगे। हमने भाजपा को नीतीश की ऐसे ही अल्टू पलटू कहते देखा, नीतीश को महान कहते देखा भाजपा को। हमने लालू जी की पार्टी को नीतीश बाबू को अल्टू पलटू कहते देखा, फिर उनको महान कहते देखा। लेकिन हर बार सत्य यह है कि दूल्हा नीतीश बाबू ही रहे। ठीक, इसमें तो कोई गलत बात नहीं, तो तथ्य है ना विमल सिंह। कोई भरोसा नहीं परसों आप फिर नीतीश कुमार को जननायक बता रहे हो, ऐसी स्थिति बन जाए। नहीं विमल सिंह जी। हाँ, कि भ्रष्टाचार भाजपा के मंत्री कर रहे हैं, तो भाजपा क्यों भ्रष्टाचारी मंत्रियों को जो गलत तरीके से शराब की तस्करी कर रही थी उन मंत्रियों को और बढ़ावा देने का काम किया, मंत्रिमंडल में बदलाव क्यों नहीं किए? ये इस तरह का जो लगातार जो जायज डिमांड थी, जो बिहार की जनता के लिए डिमांड थी माननीय मुख्यमंत्री की, वो उस डिमांड को क्यों नहीं माना बीजेपी के स्पीकर ने, और क्यों लगातार स्पीकर के माध्यम से, स्पीकर महोदय के माध्यम से लगातार जो है विधानसभा के अंदर अलग अलग तरह की टिप्पणियां जो है करने का काम किया गया, और इनफैक्ट सीएम नीतीश जी पर भी गलत तरह की टिप्पणी करने का काम किया गया। ये हमने मशकूर विमल सिंह मैंने ये बात सवाल उठाया, रुकिए मशकूर, अभी मैंने सवाल उठाया, इस बात की गारंटी दे सकते हो क्या कि परसों नीतीश जी को फिर महान नहीं बताना पड़ेगा आपको? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जो बिहार की जनता के साथ छलावा करेगा, जो बिहार की जनता को विकास की राह को छोड़कर, रास्ते में छोड़कर, और दूसरी पार्टी और ऐसी पार्टी जिन्होंने जो है बिहार की जनता ने जंगल राज को देखा है,
बिहार की जनता ने जो है जंगल राज को देखा है। रात के 9 बजे के बाद जो है 7 बजे के बाद जनता जो है घर से बाहर नहीं निकल पड़ती थी भैया। दिन दहाड़े जो है हत्या की जाती थी, दिन दहाड़े जो है महिलाओं के साथ रेप कर दिया जाता था, बलात्कार कर दिया जाता था। आज उस पार्टी के साथ जो है नीतीश कुमार जी चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी जो है अब दोबारा जो है नीतीश कुमार के साथ जो है गठबंधन करके सरकार नहीं बनाएगी। मैं आपके TV9 भारतवर्ष TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपको सचेत कर दे रहा हूँ। कहाँ गई ईडी? महाराष्ट्र में तो ईडी से काम चला लिया, एक नाथ शिंदे से काम चला लिया। बिहार की ये धरती जो है ना पॉलिटिकल धरती है। माननीय प्रवक्ता महोदय भारतीय जनता पार्टी के ठीक मशहूर मशहूर अहमद जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको तो डर है, आपके सारे जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आपके ग्रुप 26 में से आज ग्रुप 21 बचा हुआ है, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर दिए। दर्द तो ये है ना आपका। 6 करोड़ के चेक पर कौन बात करेगा जनाब, ये बताइए। आप भाजपा के प्रवक्ता ऑफिशियल ना बताइए कि आपके लोगों ने राजस्थान में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। NCRB के रिपोर्ट में राजस्थान नंबर 1 पे है, इस पे कौन चर्चा करेगा? आए ना महाराष्ट्र या बिहार में चर्चा करना, देशव्यापी चर्चा हो या अंतर्राष्ट्रीय, इनको भी जोड़िएगा, हमको भी जोड़िएगा। जी जी ठीक ठीक, रुकिए भाई मशहूर अहमद, रुकिए विमल जी, आप भी रुकिए हमारे साथ है। अरे भाई रुकिए मशहूर अहमद, अभी मशहूर अहमद की आवाज रोकिए। हमारे साथ प्रोफेसर के त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता। त्रिपाठी जी बोलिए साहब। कहा जाता है बारात कोई हो दूल्हा नीतीश बाबू ही होंगे। देखिए, बिहार की राजनीति के बारे में जो समझ माननीय नीतीश कुमार को है वो शायद किसी को नहीं है, क्योंकि वो लगभग 17 वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं जी। और जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है उसके जो सर्वमान्य नेता है उनको वहां की जनता ने लगातार मैंडेट दिया है 2005 से लेकर 2022 तक जी। बीच में परिस्थिति जननी से वो थोड़ा हम लोग आरजेडी के साथ चले गए थे। उसके बाद हमारा जो सबसे पुराना गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन बीच में जो गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, उससे कहीं कहीं गठबंधन में दरार आ गई। और ये गठबंधन के दरार का कारण है कि पिछले जो लोकसभा का विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जो आपके पासवान जी को लाया गया, उस पासवान जी की वजह से उन्होंने सारे हमारे जितने प्रत्याशी जहां खड़े थे उन जगह पे उन्होंने कैंडिडेट दे दिया, जिससे हमारी संख्या जो लगभग 100 के ऊपर आती थी वो हमारी आज 43 पे आ गए। दूसरा एपिसोड उसी को लेके चिराग पासवान का दूसरा एपिसोड शुरू कर दिया आरसीपी सिंह को लेकर के। आरसीपी सिंह साहब जो है, आरसीपी सिंह ने जो किया वो हमने उनको अपने दल के हमारे माननीय नेता थे, उनको हमने 2 बार पार्लियामेंट भेजा, उनको पार्टी का मुख्य आपका महाअध्यक्ष बनाया और 2 बार पार्लियामेंट भेजा। और उसके बाद चूंकि वो अधिकारी थे उसके लिए जो है वो जाकर के वहां पे कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर के बैठते और जाने के बाद वो क्या हमारी नीतियों से या हमारे कार्यक्रमों से दूरी बनाने लगे, जिससे हमें सोचने के लिए मजबूर होना। त्रिपाठी जी एक मिनट एक प्रश्न खड़ा होता है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। क्या आरसीपी सिंह एकनाथ शिंदे की भूमिका में आ रहे थे, ऐसा दिख रहा है आपको? वो फिलहाल वो हैसियत नहीं है क्योंकि अच्छा हेलो जी हाँ तो वो जो उनकी हैसियत है वो एक नाथ शिंदे जैसी नहीं है कि वो हमारी पार्टी को कोई बहुत ज्यादा नुकसान कर पाए, ये संभव नहीं है। अच्छा, ये उनके हाथ इतनी ताकत उनमें नहीं है। लेकिन जो हमारे सम्मान नेता है वो आज उनकी बैठक पार्टी के सांसद और विधायकों से हो गई है तो वो उस पर चर्चा चल रही है और वो शायद निर्णय भी हो चुका, इस्तीफा भी दे चुके, जो लेटेस्ट खबर है अपडेट है तो इस्तीफा दे चुके हैं और जो फैसला होगा वो मान्य होगा। गठबंधन तो टूट गया नो डाउट जी।
और गठबंधन टूटने के बाद अगर कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग और अन्य दलों के लोग भी अगर समर्थन दे रहे हैं माननीय नीतीश कुमार को, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जी त्रिपाठी जी, मुझे एक कारण बताइए जिसने नीतीश कुमार को इतना नाराज कर दिया कि उनको लगा कि नहीं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया है, गठबंधन तोड़ो, एनडीए से बाहर चलो। अब वो एक दिक्कत जो आई, वो दिक्कत ये आई कि जो आरसीपी सिंह का एपिसोड था, उससे कहीं हमको ये लगा कि कहीं हमको ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के धर्म को निभा नहीं रही है। उससे हमको सोचना पड़ा, उस पर विचार करना पड़ा, उस पर मंथन करना पड़ा, और जो निर्णय लिया होगा आपके सामने। जी, मतलब आरसीपी सिंह उसके मूल में है, आरसीपी सिंह की भूमिका उसके मूल में है। विमल सिंह, जेडीयू कह रहे कि आपने आरसीपी सिंह को पंप किया, उनको ताकत का इंजेक्शन लगाया और कहा चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम, तू भी शिंदे बन जा। तो फिर जेडीयू को अपना खिड़की दरवाजा बचाने के लिए ये फैसला लेना पड़ा। हिंदी में इतना अर्थ में समझा। विमल सिंह जी, देखिए अमिताभ जी, मैं कहना चाहता हूँ जी कि हमेशा से नीतीश कुमार जी अपने आप को जो है एक प्रधानमंत्री के चेहरे पर देखते आए हैं। जिस तरीके से आपने देखा था 2014 में, आपने देखा था कि वो नरेंद्र मोदी जी के सामने वो जो है अगेंस्ट में खड़ा होने की बात करते रहे, चर्चा करते रहे, और बाकी जो विपक्षी पार्टियां थी उनको पुश देने का और उनके पीछे धक्का देने का काम उन्होंने किया था। दूसरी बार यही हुआ कि इनको जो है दोबारा जो है प्रधानमंत्री का जो है वो जो है अब दिखने लगा कि भाई 2024 में चुनाव है और प्रधानमंत्री जो है चेहरा हम रह सकते हैं। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रह लें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन के साथ रह के हम जो है प्रधानमंत्री का जो है सपना हम देख सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने जो है आरजेडी का हाथ थामा और आरजेडी के साथ वो चले गए। ये हमेशा जो है आरजेडी का भी कहना है, और आप जो है भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं कहता हूँ कि हमेशा वो जो है मौका परस्त नेता है। वो जिधर देखते हैं कि तराजू जो है। विमल जी, मेरा प्रश्न वही, ठीक है, एक मिनट। फजील अहमद, आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप आरजेडी के भी बहुत निकट रहे हैं, मुझे बताइए, आरजेडी और बीजेपी सोमवार को नीतीश कुमार को कहते पलटू, मंगल को कहते जननायक, फिर बुध को कहते पलटू, फिर बृहस्पति को कहते महान नेता। देखिए मसला क्या है? ये जो मामला आज आप देख रहे हैं ना जी, ये काफी दिन से अंदरूनी कलह चल रही थी जी। आपको एक घटना मैं बता दूं, आरजेडी में एमआईएम के 4 विधायक जोड़े गए थे। जी हाँ, मतलब कोई उसका औचित्य उस समय समझ में नहीं आया लोगों की कि नहीं, हमको उसी दिन समझ में आ गया था कि सबसे ज्यादा नंबर होना चाहिए विधानसभा में, इसके लिए ये डील हुई है। जी, आप तो बुद्धिजीवी है ना, पत्रकार है, पुराने सीनियर हैं जी, और पत्रकारों के पत्रकार हैं आप तो आपको तो समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत से लोग असमंजस की स्थिति में थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने के लिए ये आरजेडी ने 4 एमआईएम के विधायकों को जोड़ा अपने साथ, और जो बच्चे थे वो भी आज आ गए। तो ये बहुत दिन से ये बात चल रही थी। एक चीज विमल जी जो बात बोल रहे हैं, ये ज्यादा उत्साह में बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की अभी बेचारे थोड़ा अभी उतना ऊपर तक ये नहीं पहुंच पाए हैं बीजेपी की सोच में। देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार शुरू से, भले ये लोग गठबंधन में बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी का ये बेमेल गठबंधन हमेशा रहा है। हमेशा एक दूसरे को ये लोग कोसते रहे हैं और एक दूसरे को बोलते रहे हैं। नहीं, कोसते तो आरजेडी को भी एक दूसरे, आरजेडी और जेडीयू भी एक दूसरे को रहे हैं, और भर भर कोसा है मुंह। देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं जो मेरी अपनी समझ है, जाति जनगणना को लेके भी अंदर कलह बहुत ज्यादा थी इन लोगों की। जी, नीतीश कुमार जी जो जाति जनगणना करा रहे हैं और बीजेपी नहीं चाहती थी कि जाति जनगणना हो। आज देश का पहला राज्य बन गया बिहार जो जाति जनगणना करा रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं मैं जो कह रहा हूँ, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं इन लोगों में। ठीक, बिहार में समझना आपसे चाह रहा हूं, बिहार में 2024 में और उसी के ठीक बाद 25 में विधानसभा में भाजपा इस ऑल टाइम पावरफुल अलायंस से कैसे निपटेगी? आपकी समझ क्या कहती है अमिताभ तिवारी? जी, 2014 लोकसभा में ये सब दल अलग अलग लड़े थे, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं 2015 में आरजेडी और जेडीयू एक साथ लड़ी थी, और ये सोशल कॉम्बिनेशन इतना मजबूत है जैसा आप कह रहे हैं, लगभग 40-45% है। इसमें ओबीसी, एमबीसी, महादलित, मुस्लिम, यादव, ये सारा बड़ा एक सोशल कोएलिशन है।
इसमें वोट भी जो होता है वो इजीली ट्रांसफर होता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में हमने देखा है थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है वो, लेकिन किसी भी अलायंस का टेस्ट होता है कि वोट जो है वो आसानी से ट्रांसफर हो जाए, और इन दोनों दलों ने ये 2015 में दिखाया है कि वोट दोनों ही दलों को ट्रांसफर हो जाते हैं। अब बात आती है लीडरशिप की। आज भाजपा भले ही नंबर 2 पार्टी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, लेकिन क्योंकि पिछले 15-17 साल से ये नीतीश के ही शैडो में भाजपा वहां पे काम कर रही है, इसलिए आज भी अगर लीडर जो है भाजपा के पास कोई नहीं है नीतीश और लालू जी के कंपैरिजन में, और किसी भी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी धीरे धीरे अब प्रेसिडेंशियल स्टाइल होते जा रहे हैं लोकसभा की तरह, भाजपा के पास वहां एक लीडर नहीं है, स्टेट लेवल लीडर नहीं है जो इन दोनों लोगों को चैलेंज कर सके। शायद इसलिए भी हम ये भी रिपोर्ट देख रहे हैं कि ये है कि भाजपा को कहीं ना कहीं अंदेशा था, लेकिन फिर भी भाजपा ने कोशिश नहीं करी नीतीश कुमार को रोकने के लिए। इसका कारण ये हो सकता है कि भाजपा को अब ये समझ आ रहा है कि नीतीश जब तक बैठे हुए हैं यहाँ पर, और नीतीश के साथ जब तक अलायंस भाजपा का रहेगा, तब तक बिहार में भाजपा अकेले मजबूत नहीं हो सकती, इतनी मजबूत नहीं हो सकती कि वो अकेले 122-124 सीटें यानी सिंपल मेजोरिटी लेके आए। तो भाजपा शायद ये अब जो टाइम है 2-3 साल का, इसमें सुशील मोदी या नंद किशोर यादव जी या शाहनवाज हुसैन या किसी को भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, एक लीडरशिप क्रिएट करने की कोशिश करेगी, ताकि 2025 के चुनाव में इन दोनों के अगेंस्ट लड़ा जा सके। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव है उसमें भी जरूर ये गठबंधन मजबूत रहने वाला है, लेकिन लोकसभा में प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट पे भी वोट ज्यादा पड़ते हैं, तो वहां पे भी नुकसान तो होगा, क्योंकि 39 आउट ऑफ 40 सीट है एनडीए के पास और जेडीयू के पास खुद 16 या 17 सीटें हैं, लेकिन वहां नुकसान थोड़ा कम हो सकता है विधानसभा चुनाव के कंपैरिजन। जी ठीक। मनीष पांडे जी, आपकी पार्टी को मैं सुन रहा हूं अभी भी वो 50-50 पे खेल रही है, उसके दिमाग में मालूम है क्या क्या है जो मैं रीड कर पा रहा हूं कि हो सकता है 24 के बाद ही कोई रिश्ता बन जाए 25 के लिए, तो वो नीतीश कुमार पर आक्रमण तो कर रही है, लेकिन बहुत लिहाज के साथ, बहुत अदब के साथ, बिल्कुल लखनवी अंदाज में, बिहारी अंदाज में भी मामला नहीं चल रहा। यही नीतीश कुमार की ताकत है। उनके खिलाफ जब वो भाजपा के साथ हो तो लालू की पार्टी एक सीमा से आगे नहीं जा सकती, और जब वो लालू के साथ होते हैं तो भाजपा एक सीमा से आगे नहीं जा सकती। यही प्रिविलेज नीतीश की ताकत है क्या मनीष पांडे? देखिए अमिताभ जी, मैं पूरी रिपोर्ट सुन रहा था, आपके शुरू से ही वक्तव्य मैंने सुने जी। जिस तरह के हमले की उम्मीद भाजपा से की जाती है जुबानी लफ्जों में, वो तो भाजपा का वैसे भी संस्कार नहीं रहा है जैसा कि विपक्षी किया करते हैं। भैया मनीष बाबू, हमने, अरे सुन लो दादा, हमने महाराष्ट्र में देखा, हमको लहजा ना बताओ, 35 साल में मैं सारे रंग जानता हूं, सारे रंग जानता हूं, भाजपा के भी सबके। हासा की फिर भी हमारी मर्यादा अन्य दलों से अच्छी रही है, यह रिकॉर्ड हमारा है पुराना। एक आध वक्तव्य को अगर छोड़ दिया जाए तो मैं हमले पर बात कर रहा जी। रही बात बताने की, तो आज हमारा धरना संपन्न हुआ है और फिर 12 तारीख को सभी जिलों में है और प्रखंडों में भी धरने हैं। तो हम लोगों ने नीतीश जी की जो पुरानी जो उनका जो व्यक्तित्व रहा है जिस प्रकार का, वो सारा जनता के बीच में रखा है, और मैं पिछले सारी बातों को सुन रहा था जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, और आप अगर किसी को भी उठा के दिखा दें, जिस महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद कई प्रकार की बातें चल रही थी, जब वो मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र में तो वो कितने बड़े नेता थे। योगी आदित्यनाथ ही एक सांसद के रूप में जाने जरूर जाते थे आक्रामक, लेकिन उत्तर प्रदेश के कितने बड़े नेता थे जब वो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। आप खट्टर जी को ले लें या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर लेंगे, तो मुख्यमंत्री बनने के पहले कोई बहुत बड़ा चेहरा ऐसा, या हम अटकलें लगा सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं, ये एक अलग विषय है। ठीक, लेकिन जो विचारधारा की पार्टी होती है, मनीष बाबू, ठीक
जी, मैं ये नैरेटिव्स मीडिया में बराबर सुनता हूं। ठीक, विचारधारा की पार्टी आपने ठीक बात है, ठीक है, आएंगे आपके पास, अभी दोबारा में आएंगे, सबको बहस में मेरा ये पूरा नहीं हुआ जी भैया। बिहार के संदर्भ में आपने जो कहा नेता कोई नहीं है, तो नेता यानी यहाँ विचारधारा है। ठीक, हाँ, विचारधारा कमल का फूल ही नेता है, ठीक है, ठीक है, कमल का फूल ही नेता है, बात खत्म हो गई। इस और अच्छे ढंग से मैंने कह दिया, जितने अच्छे ढंग से आपने कह पा रहे थे, मैंने फाइनल वर्डिक्ट दे दिया, कमल का फूल ही नेता है हमारा, ठीक। अब इसके आगे तो बहुत जरूरत नहीं अभी, ठीक। के त्रिपाठी, नमस्कार अग्नाभ जी। नमस्कार भैया, ये बात आरजेडी के लोगों ने मुझसे कही कि भाई साहब तय ये हुआ है कि 24 में कुछ भी परिणाम आए, मतलब 24 में नीतीश जी का डेरा वहां से शिफ्ट हो जाए दिल्ली, ठीक, और ताजपोशी हो जाए, एक अड़े में पहुंच जाए तेजस्वी, ठीक। मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन हो पाएगी कि नहीं इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। नीतीश जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख के इसकी गारंटी तो भाई देखो कोई नहीं ले सकता। त्रिपाठी जी बुरा न मानना, नहीं क्या वो कब क्या कौतुक कर दे ये तो कोई नहीं जानता। तब और अनंत काल तक तेजस्वी भी इस मूड में हो नहीं सकते कि नीतीश जी जिंदाबाद करें, ये भी आप जानते हो। तब कैसे निभेगा भैया त्रिपाठी जी? देखिए, भारतीय राजनीति में गठबंधन एक कह सकते हैं कि आज के बगैर गठबंधन के कोई सरकारें नहीं बनती हैं, और गठबंधन एक अपरिहार्य हो चुका है। और गठबंधन हमारा 96 से था, जैसा कि अभी हमारे विश्लेषक जी ने बताया, ये हमारा 96 से बड़ा पुराना गठबंधन, ठीक है। और हम तो गठबंधन के धर्म का पालन करते हुए चले आए। बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस हुआ कि हम आरजेडी के साथ थे, लेकिन हमारे गठबंधन में कहीं दरार नहीं आई। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछला चुनाव था बिहार का, विधानसभा का, उसमें जो है चिराग पासवान को जो भेज करके सैबोटेज पार्टी को किया, जहां हमारे कैंडिडेट लड़ रहे थे चुनाव, वहीं पे चिराग पासवान के कैंडिडेट को खड़ा कर। तो कोई भी राजनीतिक दल इस पे तो चिंतन और मंथन तो करेगा अमिताभ जी कि भाई ये हमारी सीटें जहां हम 100 के आसपास होते थे, वहां पे हम 43 पे आ गए। दूसरा मेरा सवाल है, उसके बावजूद भी बिना नीतीश कुमार के परमिशन के, माननीय नीतीश कुमार के परमिशन के, आरसीपी सिंह को इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया। नहीं, लेकिन सुशील प्रोफेसर साहब, लेकिन सुशील मोदी ने आज ये कहा कि आरसीपी का नाम नीतीश बाबू ने भेजा था, हमसे क्या लेना देना। वो कहते हैं काले चोर को बना दो, हम काले चोर को बना देते। हम लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो हमको इंफॉर्मेशन है, जो हमको इंफॉर्मेशन है, इस पे अगर ये लिया गया होता इनसे, तो शायद नीतीश बाबू तैयार ना होते। क्योंकि इसके पहले हमने अपना समानुपातिक मतलब प्रोपोर्शनल हम चाहते थे कि हमको उस संख्या में मिले, कम से कम हमको 3 मिले। एक कैबिनेट दे दिए, 2 राज्य मंत्री दे दिए, एक स्वतंत्र प्रभार दे दिए, एक अटैच कर दिए। ये हमने पहले ही प्रस्ताव भाजपा के साथ रखा, और इसके पहले माननीय नीतीश कुमार ने मना कर दिया था कि हम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा था आप एक लीजिए, तो उन्होंने कहा पार्टी का जो फैसला था केंद्रीय नेतृत्व का, उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे, हम आपके मंत्रिमंडल में नहीं सम्मिलित हो, आप चलाइए। उसके बावजूद ये जो घटना घटी है, जो सेकंड एपिसोड चिराग पासवान का जो भाजपा ने चला, वो हम जी आरसीपी सिंह जी। दूसरी चीज आपसे कहना चाहता हूं सर, कि जो ये आपका देख रहे हैं कि जो चुनाव के बाद ही ये जो गठबंधन के साथ ये खिलवाड़ हुआ है, गठबंधन के साथ हमारे साथ छुरा भोंका गया है, उसके बाद आपने सेकेंड एपिसोड लॉन्च कर दिया। और क्या ये आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही राजनीति करती है और जनता दल यू राजनीति नहीं करती? माननीय नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है, जो आप चर्चा कर रहे थे, बिहार का 14 करोड़ की जनता के हृदय में वो वास करते, वो किसी के साथ खड़े हो जाएंगे, वहां सत्ता आ जाएगी अपने आप। 17 साल लगातार देश का कोई, मैं समझ गया, मतलब वो दही में दही का जामन है त्रिपाठी जी, वो दही का जामन है, दूध किसी के पास हो, दही जमाना तो जामन हम है। अब अमिताभ जी 1 मिनट आपका और लूंगा जी, कि इसलिए माननीय नीतीश कुमार के ऊपर किसी अनुकंपा से मुख्यमंत्री बने, ये गलत फहमी में न रह बने।
मैं भाजपा को आईना दिखाना चाहता हूं कि भाई इस गलत फहमी में आप न रहिए। हमने नहीं कहा था, आज माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम थोड़े मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। इनके माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन दोनों लोगों ने बिहार के चुनाव में घोषणा की थी कि जो 2022 में होगा मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार होंगे। माननीय नीतीश कुमार एक दिन ओथ लेने नहीं गए, वो चाहते थे कि भाई आप बड़े दल आप ओथ ले लीजिए, लेकिन आपने उनको मजबूर किया ओथ लेने के लिए, ओथ ले लिया और उसके साथ आपने कभी चर्चा नहीं की कि भाई ये इनकी सीटों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है बिहार में, इससे भरपाई कैसे होगी। तो जब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर चिंतन किया, मंथन किया, तो नीतीश कुमार का निर्णय जो आया वो हम लोग सब लोग मानते हैं। अच्छा भाई, एक बात मनीष बाबू जल्दी से बताइए, एक मिनट। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा भोंका, जैसे त्रिपाठी जी कह रहे भाजपा ने हमारी पीठ में छुरा भोंका। अब मैं समझ नहीं पा रहा छुरा किसकी पीठ में लगा। बहुत बड़े अमिताभ जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, तो ये तो आप जानिए कि भाई किसने मारा छुरा। ये तो विश्लेषण आपको करना है। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आप लास्ट सेशन में बिहार विधानसभा सत्र में तेजस्वी जी ने जो इनके बारे में बोला है, जिस प्रकार से पलटू राम कहा, जिस प्रकार से लालू जी के कई वीडियो सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, तो नीतीश कुमार जी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। और जिस प्रकार से त्रिपाठी जी कह रहे हैं, तो त्रिपाठी जी मैं बता दूं और आप भी जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है कि जिस समय अटल जी ने इनको केंद्र की राजनीति में लाया था और जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर बहुत सारे ऐसे उस समय के नेता थे जो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को उतना वजन मिले, लेकिन अटल जी चूंकि इनको मानते थे और वो जो नेतृत्व के रूप में खड़ा किया, वो दिन याद कीजिए जब नालंदा से चुनाव की स्थिति हार गए और उसके बाद स्थापित करने का काम किया। उस समय में जब ये अकेले, इनकी दम नहीं थी, जब 2005 में 2000 में लालू जी का बिगाड़ सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन भाजपा के सहयोग से और आडवाणी जी ने बिना कुछ विचार किए हुए इनके नाम की घोषणा की और इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये तो अपने कर्मों से जनता को खुद सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि दिनों दिन हम साथ साथ लड़े, आपका सीट कम होता चला गया। आप उठा कर देखिए जनता दल यूनाइटेड का ट्रैक रिकॉर्ड वोट का, हर चुनाव में इनका वोट प्रतिशत घटा है और भाजपा का हर चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा और सीटें बढ़ी है जब हम लोग साथ इकट्ठा लड़े हैं। तो ये तो विचार जनता दल यूनाइटेड को करना चाहिए था कि आखिर में ऐसा क्या कारण है कि जनता जो है वह ऊंचे टूट रही है। और दूसरा अमिताभ जी मैं बता दूं बिहार की राजनीति के बारे में कि ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का हर क्षेत्र में, हर वर्गों में जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ा है। पहली वाली 15 साल पहले वो स्थिति नहीं रही है। भारतीय राजनीति में कोई ना मित्र होता है न कोई शत्रु होता है, याद रखिए। ठीक बात, बहुत अच्छी बात है। ठीक मनीष भाई रुकिए, दोबारा में आएंगे।